इस टीचर को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके स्कूल के बच्चे उसकी कार से भी तेज दौड़ रहे थे। वह करीब 20 मील तक कार चलाता रहा, लेकिन फिर भी बच्चों के पीछे ही रह गया। हाइट ने समझ लिया कि थॉमस की दौड़ने की रफ्तार करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह सबसे हैरानी की बात यह थी कि थॉमस ने कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी और उसके पास अच्छे जूते या कोई खास सामान भी नहीं था। लेकिन थॉमस को खुद नहीं पता था कि उसकी रफ्तार कितनी खास है। वह परेशान होकर टीचर से बोला कि मेरा पीछा मत करो। इसके बाद वह दौड़ने के लिए एक खेत की तरफ चला गया। घर पहुंचकर व्हाइट ने पिछले साल की रेस का रिकॉर्ड देखा। तब उसे पता चला कि थॉमस की स्पीड पूरे राज्य के टॉप 10 धावकों में आने लायक है। उसने तुरंत प्रिंसिपल से कहा कि स्कूल की एक मैराथन टीम बनाई जाए ताकि बच्चे कैलिफोर्निया मैराथन में हिस्सा ले सके। लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया। उनका कहना था कि मैराथन तो बड़े और अमीर स्कूलों के बच्चे खेलते हैं। ऊपर से व्हाइट भी कोई प्रोफेशनल कोच नहीं था और उसे ट्रैक एंड फील्ड सिखाने का कोई अनुभव नहीं था। तब व्हाइट ने उन्हें एक नई खबर बताई। स्टेट एजुकेशन ब्यूरो ने 6 नए खेल शुरू किए हैं और सरकारी स्कूलों के लिए अलग से फंड भी रखा है। मैराथन भी उन्हीं खेलों में शामिल है। यह सुनते ही प्रिंसिपल का रवैया बदल गया और उन्होंने टीम बनाने की इजाजत दे दी। अब खिलाड़ियों को चुनना था। व्हाइट ने ऐलान किया कि जो बच्चे दौड़ में पहले 4 नंबर पर आएंगे उन्हें एक ठंडी ड्रिंक मिलेगी। जो बच्चे हमेशा सिर्फ सादा पानी पीते थे उनके लिए यह इनाम किसी सपने से कम नहीं था। दौड़ शुरू हुई और 4 बच्चों ने अपना पूरा दम दिखा दिया। रेस के बाद व्हाइट जॉनी के पास गया। जॉनी पहले उसकी मदद ले चुका था। व्हाइट ने उससे कहा कि बाकी बच्चों को भी टीम में आने के लिए मनाए और सबसे जरूरी थॉमस को। जॉनी ने पूरी कोशिश की। पहले वह विक्टर की काम करने वाली जगह पर गया और उसे समझाया। फिर वह मेक्सिको वाले 3 भाइयों के ट्रक तक पहुंचा और उन्हें भी मनाने लगा। उधर व्हाइट भी खुद बच्चों से मिलने निकल पड़ा। इन बच्चों की कुछ आदतें अच्छी नहीं थी। जब बच्चे मुसीबत में फंसते तभी व्हाइट वहां पहुंच जाता और उन्हें सजा से बचा लेता। लेकिन उसकी एक ही शर्त होती, टीम में शामिल हो जाओ। इसी बीच उसने देखा कि थॉमस किसी से लड़ाई कर रहा है। व्हाइट ने सोचा यही सही मौका है उसे मनाने का। प्रिंसिपल के साथ हुई बात का सहारा लेकर उसने थॉमस को समझाया। आखिरकार थॉमस भी मान गया और टीम में शामिल हो गया। इस तरह 7 लोगों की टीम तैयार हो गई। व्हाइट की अगुवाई में ये छोटी सी टीम पूरे शहर में अपनी पहचान बनाने लगी। लोग जहाँ भी उन्हें दौड़ते देखते उनकी मेहनत की तारीफ करते। समय बीतता गया और व्हाइट बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ भी नहीं पा रहा था। एक दिन अभ्यास के बाद वह एक किराने की दुकान के सामने रुक गया। दुकानदार बिना कुछ कहे उसके लिए बर्फ जैसी ठंडी लेकर आया। वह सिर्फ एक ठंडी ड्रिंक नहीं थी बल्कि व्हाइट की मेहनत की चुपचाप की गई तारीफ थी। बच्चों ने भी गजब का अनुशासन दिखाया। तेज धूप में भी वे लगातार दौड़ते रहे। थकने पर बस थोड़ा सा पानी पीते, पुराने जूतों को झाड़ते और फिर दौड़ पड़ते। डैनी सबसे धीरे दौड़ता था लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कुछ समय बाद 1987 की पालो ऑल्टो इन्विटेशनल रेस का दिन आ गया। व्हाइट ने सभी खिलाड़ियों के लिए नए रनिंग शूज और नई यूनिफॉर्म तैयार करवाई। यह सरप्राइज देखकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लेकिन दूसरे अमीर स्कूल के बच्चों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। बच्चों ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी बेइज्जती को ही अपनी ताकत बना लिया और रेस शुरू होने का इंतजार करने लगे। ये ट्रैक आसान नहीं था। रास्ते में कई मुश्किल जगहें थी। थॉमस ने पूरी ताकत लगाई और समुद्र किनारे वाले हिस्से में अपने सामने दौड़ रहे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ने की कोशिश की। लेकिन तभी दूसरे खिलाड़ियों ने उसका रास्ता रोक लिया। गुस्से में थॉमस ने अपने सामने वाले खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन चढ़ाई वाला रास्ता उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। ये बच्चे हमेशा सीधी जमीन पर दौड़ने के आदी थे। पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने की उन्हें बिल्कुल आदत नहीं थी। सबसे तेज दौड़ने वाला थॉमस भी एक करके बाकी खिलाड़ियों से पीछे छूट गया। उसके बाकी साथी भी पीछे रह गए। इस रेस में अंकों का नियम अलग था। जो पहले फिनिश लाइन पार करता उसे 1 अंक मिलता, दूसरे को 2 अंक, तीसरे को 3 अंक और इसी तरह आगे। आखिर में जिस टीम के सबसे कम अंक होते वही जीतती। रेस खत्म होने पर माइक फर्रन स्कूल बुरी तरह हार गया। उनकी टीम के कुल अंक 100 से भी ज्यादा थे और वही सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली टीम बनी। अमीर स्कूल के बच्चे उनका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। शहर लौटते समय व्हाइट ने अपने चश्मे उतारे और बच्चों से दिल से माफी मांगी। इस हार में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने पहले से ट्रैक देखकर तैयारी नहीं की। तुम लोगों में इससे कहीं ज्यादा दम है। आगे का समय हमारा होगा। इस हार से सीख लेने के बाद व्हाइट ने बच्चों की पहाड़ पर दौड़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। माइक फर्रन के पास कोई असली पहाड़ नहीं था, इसलिए उसने खेतों की ऊंची नीची जमीन को ही पहाड़ बना दिया। वह बच्चों से बार-बार चढ़ाई पर दौड़ लगवाता रहा जब तक कि उनका पहाड़ का डर खत्म नहीं हो गया। हाल ये हो गया कि अब पहाड़ देखकर वे डरते नहीं बल्कि खुश हो जाते थे। जब बच्चे पूरी तरह थक जाते तब जाकर व्हाइट उन्हें आराम करने देता। सिर्फ एक चक्कर में ही डैनी की हालत खराब हो गई थी, लेकिन व्हाइट फिर भी अभ्यास करवाता रहा ताकि सब उस मुश्किल रास्ते के आदी हो जाएं। लेकिन थॉमस को इतनी कठिन ट्रेनिंग पर शक होने लगा। वह बोला, तुम्हें लगता है तुम बहुत मजबूत हो व्हाइट, हम तुमसे भी ज्यादा मजबूत हैं। हम धावक नहीं हैं, हम खेतों में फल तोड़ने वाले मजदूर हैं। हर दिन सुबह उठते हैं और यही काम बार-बार करते हैं। तुम हमसे 100 बार या 1000 बार भी दौड़ लगवा लो, कुछ नहीं बदलेगा। हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। आखिरकार निराश होकर थॉमस ने टीम छोड़ने का फैसला कर लिया। उधर व्हाइट भी परेशान होकर घर पहुंचा। उसे याद आया कि शाम 6 बजे बेटी का जन्मदिन था। उसने पहले से केक भी बुक कराया था लेकिन वह लेना ही भूल गया। वह सिर्फ इतना कह पाया, हैप्पी बर्थडे, लेकिन उसकी बेटी ने उसे माफ नहीं किया। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी और दरवाजा बंद कर लिया। रात को व्हाइट अकेला गाड़ी चलाते हुए निकल पड़ा। तभी उसकी नजर पुल की रेलिंग पर बैठे थॉमस पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और देखा कि उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। असल में थॉमस की छोटी बहन कम उम्र में ही गर्भवती हो गई थी। यह बात पता चलते ही उसके पिता अपना आपा खो बैठे।